नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु घंटाल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड जानते हैं कि क्यों ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। पहला कारण है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। बाय द अर्ली 1770s ईस्ट इंडिया कंपनी फेस्ड सीवियर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ड्यू टू द वाइड स्प्रेड मिसमैनेजमेंट एंड करप्शन अमंग इट ऑफिशियल इन इंडिया। असल में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को लाने के पीछे का सबसे बड़ा जो कारण था वो था फाइनेंशियल प्रॉब्लम, क्योंकि 1770 की शुरुआत में ये पाया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसमें फाइनेंशियल क्रंचेस काफ़ी बढ़ गए हैं, क्योंकि मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा था और करप्शन बहुत था इनके ऑफिशियल्स में। नेक्स्ट, फेमाइंस। 1770 का जो बंगाल का फेमाइन था जिसमें लाखों लोग मरे, ठीक, ये एक तरह का सीवियर इकोनॉमिक डाउनटर्न था। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम हो गई, टैक्स रेवेन्यू डिक्लाइन कर गया, ट्रेड डिसरप्टेड हो गया। तो ये भी एक कारण बना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लाने का। तीसरा, डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आप जानते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की शुरुआत की थी, जो कि बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कठिन और अनपॉपुलर था। कंपनी के पास क्या था? दीवानी राइट। दीवानी राइट क्या होता है भैया कि टैक्स हम कलेक्ट करेंगे बंगाल में, क्योंकि डुअल सिस्टम की शुरुआत बंगाल में हुई थी, जिसमें सबसे पहला क्या था? दीवानी राइट। दीवानी राइट क्या था? टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार। तो अंग्रेजों ने दीवानी राइट अपने पास रखा था, मतलब टैक्स हम कलेक्ट करेंगे। और नवाब के पास थी निजामत राइट। अब निजामत राइट क्या होती है? जुडिशियल और पुलिसिंग राइट किसके पास था? निजाम के पास। लेकिन ये जो डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था ये बड़ा ही अनपॉपुलर था और बड़ा ही आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड था। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। लोन ऑफ द कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी इतने घाटे में थी, इसने जमकर लोन लिए थे। किससे लिए थे? पहली बात तो बैंक ऑफ इंग्लैंड से लिया था, दूसरी बात वहां की गवर्नमेंट से भी लिया था, जिसके चलते ये लाया गया कि भाई अगर रेगुलेटिंग किसी भी तरह का रेगुलेटिंग एक्ट नहीं लाया गया तो शायद ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वाइव नहीं करेगी। इसीलिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट का जन्म होता है। अब इसके मेन प्रोविजंस पढ़ते हैं। नंबर 1, कॉन्सेप्ट आया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोजीशन पर प्रमोट कर दिया। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आने से पहले बंगाल का गवर्नर गवर्नर कहलाता था, लेकिन अब वो क्या कहलाने लगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी विद एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर, जिसमें 4 मेंबर होंगे जो इनको असिस्ट करेंगे। किसको? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी जिसमें 4 मेंबर होंगे। ये चारों मेंबर इनको असिस्ट करेंगे और जो भी फंक्शन होगा वो मेजॉरिटी रूल पर डिपेंड करेगा। मतलब सिंपल सी बात है, गवर्नर जनरल प्लस 4 मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मतलब टोटल 5 मेंबर, और मेजॉरिटी जो कहेगी वही डिसीजन मान्य होगा। मतलब 3 लोग जो कहेंगे, 3 लोग जिस बात पर अग्री कर गए, डिसअग्री कर गए, वही माना जाएगा। नाउ, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। It made the governor of Bombay and Madras presidencies subordinate to the governor general of Bengal. इस एक्ट ने जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे और गवर्नर ऑफ मद्रास थे उनको जूनियर बना दिया टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उनको सबऑर्डिनेट बना दिया। इसके आने के पहले गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, ये तीनों एक पेज पर थे। लेकिन इस एक्ट के आते ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आप कह सकते हैं सुपीरियर हो गए, बाकी दोनों सबऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, क्योंकि पहले क्या था? तीनों प्रेसिडेंसीज इंडिपेंडेंट थी, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास की। लेकिन यहां पर चीजें बदली गई। दिस एस्टैब्लिश अ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी ओवर द प्रेसिडेंसीज ऑफ द मद्रास एंड बॉम्बे। इस एक्ट ने मद्रास और बॉम्बे के ऊपर बिठा दिया किसको? बंगाल को। मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बड़ा बन गया, जो अभी तक तीनों सेम पेज पर थे, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सर्वे सर्वा बन गया। ठीक, नाउ नेक्स्ट बनते हैं। और क्या प्रोविजन था इसमें? सुप्रीम कोर्ट ऑफ एट कलकत्ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने एक सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया। कहां पर? ठीक है, फोर्ट विलियम कलकत्ता में 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस था और इसके अलावा 3 अदर जज थे टू एडमिनिस्टर ब्रिटिश लीगल प्रिंसिपल। ब्रिटिश लीगल प्रिंसिपल्स को एडमिनिस्टर करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कलकत्ता में।
ठीक, फोर्ट विलियम में। कब? 1774 में। किस एक्ट के अंदर? चार्टर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर। ठीक, जिसमें 3 जज होंगे, 1 चीफ जस्टिस होगा, और पहले चीफ जस्टिस थे सर एलिजा इम्पे। ठीक, जितने भी जजेस होते थे वो इंग्लैंड से आते थे, मतलब एक भी इंडियन जज नहीं था। ठीक, चीफ जस्टिस एंड 3 जजेस जो भी हैं। द कोर्ट हैड सिविल एंड द क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन ओवर ब्रिटिश सब्जेक्ट नॉट इंडियन नेटिव्स। और ये जो कोर्ट थी, जो सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता बनी थी 1774 में, उसके पास सिविल और क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन था, लेकिन सिर्फ ब्रिटिश सब्जेक्ट के ऊपर, ना कि इंडियन नेटिव्स के ऊपर। कंट्रोल ओवर कंपनी ऑफिशियल्स। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के आने के पहले कंपनी में करप्शन जमकर था। ठीक, क्योंकि इन कंपनी की जो ऑफिशियल्स थे वो प्राइवेट ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा करते थे अपना पैसा बनाने के लिए। उसको रोकने के लिए, क्योंकि अगर ये रुक जाता तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो घाटे में लगातार जा रही थी वो ना होता। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो प्रोहिबिटेड करता है किसको? कंपनी सर्वेंट को, कि आप किसी भी तरह की प्राइवेट ट्रेड या ब्राइब्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने ये कह दिया कि कंपनी के अंदर जो ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं वो किसी भी तरह का प्राइवेट, मतलब खुद का ट्रेड नहीं करेंगे। काम करना है तो कंपनी का करो, नहीं तो दफा हो। और दूसरा, किसी भी तरह का घूस नहीं लोगे। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। द एक्ट स्ट्रेंथन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू रिपोर्ट ऑन रेवेन्यू, सिविल एंड द मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। एक रिपोर्ट की जरूरत थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, कैसे करती थी, कितना कलेक्ट करती थी, मतलब इसका कोई ब्यौरा नहीं था। इस एक्ट ने कहा कि नहीं भैया, ब्यौरा चाहिए। ठीक, तो इनको एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की, जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी हो, उसको बनाने की ज़रूरत आन पड़ी, ताकि कंपनी का जो भी रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स गए वो एनुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट, या कह सकते हैं ब्रिटेन की पार्लियामेंट के पास पहुंचता रहे। पता तो लगे कितना पैसा कमाया, कितना घाटे में गया, कितनी चोरी की। एंड फाइनेंशियल रेगुलेशन। देखिए, ये कंपनी इस वक्त खतरनाक घाटे में थी। जब तक ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था तो कंपनी के डिविडेंड को 6% तक क्या कर दिया गया? फिक्स कर दिया गया, जब तक कंपनी बैंक ऑफ इंग्लैंड का और ब्रिटेन की सरकार का पूरा लोन नहीं चुका देती। इसके अलावा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो टर्म थी उनको 4 साल के लिए क्या कर दिया गया? रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट मेनली इसीलिए आया था ताकि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की हरकतें हैं, उनके ऑफिशियल्स की हरकतें हैं, उन्हें रेगुलेट किया जा सके। एक डिफेक्ट भी पढ़ लेते हैं। पहली बात, आपने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, सुपीरियर बना दिया टू बॉम्बे एंड मद्रास, लेकिन उसके पास किसी भी तरह की वीटो पावर नहीं थी। ठीक, जो भी फैसला होगा मेजॉरिटी के साथ होगा। उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर प्लस गवर्नर जनरल, जो फैसला होगा मेजॉरिटी के साथ होगा। इसके अलावा इट डिड नॉट एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन हु वर पेइंग रेवेन्यू टू द कंपनी। कंपनी को जो लोग रेवेन्यू पे करते थे, मतलब हम लोग, हमारे पूर्वज जो इंडियंस थे, उनके बारे में इस रेगुलेटिंग एक्ट में एक भी बात नहीं की गई थी। इतना कुछ होने के बावजूद कंपनी ऑफिशियल्स के बीच में करप्शन नहीं लुका। वो प्राइवेट ट्रेडिंग करते रहे, जमकर क्या ब्राइब लेते रहे। सुप्रीम कोर्ट बना तो दिया गया फोर्ट विलियम कॉलेज में। ठीक, एक चीफ जस्टिस के साथ 3 जजेस भी बिठा दिए गए, इंग्लैंड से जजेस भी मंगा दिए गए, लेकिन इनकी पावर को वेल डिफाइन नहीं किया गया। ठीक, द पार्लियामेंट्री कंट्रोल दैट वाज sought in the activities of the company proved to be ineffective as there was no mechanism to study the report sent by the governor general in council। सब कुछ कर दिया गया, पार्लियामेंट्री कंट्रोल करने की भी कोशिश की गई। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। रिपोर्ट्स भी मंगाए गए। ठीक, लेकिन कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया कि किस तरह से उस रिपोर्ट को स्टडी किया जाएगा, कैसे पता लगाया जाएगा कि भैया ये रिपोर्ट सही है, गलत है। ऐसे कुछ लिख के दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये कुछ डिफेक्ट थे जिसके चलते फिर से एक नया एक्ट लाया गया, पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये जो पूरा का पूरा एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट का, आई होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए।